Yes, good morning बच्चों. Welcome to my YouTube channel, The Beauty of Physics. Myself Manoj Aneja, and today in this video, I am going to cover a very important topic of Chapter 4, Moving Charges and Magnetism. आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ चैप्टर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का, क्लास 12। इससे पहले मैं ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट कवर कर चुका हूं। आज स्टार्ट करते हैं बायोट-सैवर्ट लॉ। आज का कॉन्सेप्ट आपको तभी क्लियर हो सकता है जब आप पहले ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट से फैमिलियर हो। ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट में ऑर्स्टेड ने क्या कंक्लूड किया था? फॉर दैट आई हैव मेड ए वीडियो and whose link I have given the description of this video, and you can see if your concept is not clear. If your concept is not clear, go to the link, see the video, then come here. तो चलिए, जो इन बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर है उनके लिए आज मैं वीडियो बना रहा हूं। ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट में क्या कंक्लूड किया था कि whenever you pass a current through a conductor, it behaves like a magnet. जब भी आप किसी वायर से करंट पास करते हैं, ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है और इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है, जिसको उसने डिटेक्ट किया था मैग्नेटिक नीडल से। अब हमें पता है लाइक स्टेशनरी चार्ज क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज ए पॉइंट चार्ज, इट क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन इट्स विसिनिटी। दिस इज आल्सो स्टेशनरी चार्ज, इट आल्सो क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड। बट then we need a physical quantity which express whose field is more stronger. तो एक क्वांटिटी इंट्रोड्यूस की जाती है जिसका नाम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। एक सेकंड के लिए रुकिए। यस, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो ऐसे ही यहां पर एक क्वांटिटी चाहिए जो ये बताएगी किसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रोंग है। तो उसके लिए कौन सी क्वांटिटी डाली गई? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। मैग्नेटिक फील्ड को कैरेक्टराइज करने के लिए एक फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। जैसे मैं एक सिंपल सी प्रॉब्लम आपको, फिर मैं बायोट-सैवर्ट लॉ पर आऊंगा। पहले मैं एक सिंपल सी प्रॉब्लम पूछता हूं आपसे। एक ये वायर है विच इज कैरिंग करंट इन अपवर्ड डायरेक्शन। नाउ अकॉर्डिंग टू ओरस्टेड इट बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट एंड क्रिएट्स ए मैग्नेटिक फील्ड इन इट्स विसिनिटी। तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब मैं आ रहा हूं ना क्वांटिटी कहां। अब मैं इसके अगर पास होऊंगा तो फील्ड स्ट्रांग होगी, आपको पता है, और दूर जाऊंगा तो फील्ड वीक होगी। अब मैग्नेट्स के केस में भी पता है, आपने बचपन में मैग्नेट से जरूर खेले होंगे। आप मैग्नेट के पास जाते हो तो एक्सपीरियंस होती है उसकी फील्ड का, आपने फील किया। दूर जाते हो तो स्ट्रेंथ नेग्लिजिबल होती जाती है, घटती जाती है, और बहुत दूर जाकर नेग्लिजिबल। तब मुझे अब मैथमेटिक्स चाहिए। यहां पर मैं एक बार पॉइंट पी पर हूं और एक बार पॉइंट क्यू पर हूं। ये बात सही है। एट क्यू मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू दिस वायर, करंट कैरिंग वायर विल बी वीकर देन एट पॉइंट पी। क्यू पर वीक होगी, बट कितनी होगी? हाउ मच? आई नीड एन एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तब इस टाइप की प्रॉब्लम्स के लिए बायोट-सैवर्ट ने एक लॉ दिया था जिनकी हेल्प से आप मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। तो फिर चलते करते हैं। अगर ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो इसकी एप्लीकेशन समझ आ जाएंगी, और एप्लीकेशन समझ आ गई तो न्यूमेरिकल समझ आ जाएंगे। और पेपर्स में न्यूमेरिकल्स पार्ट काफी आता है बायोट-सैवर्ट लॉ की, जो एप्लीकेशंस हिस्ट्री होगा। डेरिवेशंस भी कभी कभी आती है, पर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी तो न्यूमेरिकल करेगा बच्चा। सपोज दिस इज ए कंडक्टर ऑफ एन आर्बिट्ररी शेप लिए। फिर मैं डिफाइंड शेप्स में एप्लीकेशन में लूंगा। कैरिंग करंट इन अपवर्ड डायरेक्शन, कैरिंग करंट इन अपवर्ड डायरेक्शन। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था करंट एलिमेंट का। क्या इंट्रोड्यूस किया गया था? करंट एलिमेंट का। वो क्या है? मैं इस पूरी वायर को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट सकता हूं, छोटे छोटे टुकड़ों में। सपोज मैंने एक छोटा सा सेगमेंट ले लिया, लाइन सेगमेंट डीएल। तो जब मैंने वायर ली है, वन डायमेंशनल शीट नहीं ली है, तो सरफेस एलिमेंट आता है, तो यहाँ पे लाइन एलिमेंट आ गया। इसको बोलते हैं लाइन एलिमेंट ऑफ लेंथ डीएल। डी स्टैंड्स फॉर स्मॉल, एल मींस लेंथ, स्मॉल लेंथ। ठीक है। तो जब मैं इसमें से करंट तो पूरी वायर में से पास हो रही है, तो अगर मैं आई और डीएल की मल्टीप्लाई ले लूं ना, आई और डीएल की,
इसका नाम दिया जाता है करंट एलिमेंट। क्या नाम दिया जाता है? करंट एलिमेंट। एंड इट इज ट्रीटेड एज ए वेक्टर क्वांटिटी। इट इज ट्रीटेड एज ए वेक्टर। एज द नेम सजेस्ट, वेक्टर है तो डायरेक्शन होगी। इसकी डायरेक्शन वही डायरेक्शन है जो करंट की है। करंट की डायरेक्शन कौन सी है? अपवर्ड। तो आइडियल की डायरेक्शन भी कौन सी होगी? अपवर्ड। दिस इज ए करंट एलिमेंट, वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ सेम एज दैट ऑफ करंट। तो यहां अपवर्ड डायरेक्शन होगी करंट एलिमेंट। ठीक है। इस बायोट-सावर्ट लॉ ने क्या हेल्प करा? आपको पता है ये पूरी की पूरी वायर किसकी तरह बिहेव करेगी? एक पूरी वायर में जब करंट बह रही है किसकी तरह बिहेव करेगी? मैग्नेट की। सपोज आपको पॉइंट पी पर जो इस करंट एलिमेंट से आर डिस्टेंस दूर है, यहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है पूरी वायर की वजह से, ड्यू टू होल वायर, ड्यू टू कंप्लीट वायर। अब हमारा इंटीग्रल कैलकुलस क्या कहता है? इस तरह की प्रॉब्लम्स हमने मैकेनिक्स में भी की थी, जब हम ग्रेविटेशन पोटेंशियल में भी की थी, जब हम स्मॉल वर्क डन निकालते थे और टोटल वर्क डन के लिए क्या कर देते थे? कंप्लीट एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट कर देते थे, क्योंकि इंटीग्रेशन इज कंटिन्यूअस एडिशन। सेम यहां पर करेंगे। पॉइंट बी पर अगर आपको निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू कंप्लीट वायर, मैं पॉइंट बी पर छोटी सी एलिमेंट की वजह से निकाल लूं, और पॉइंट बी पर निकालनी क्या है? पूरी वायर की वजह से। पूरी वायर की वजह से निकालनी है, तो छोटे छोटे जिनमें मैंने इनको स्प्लिट करा है, छोटे छोटे एलिमेंट्स को। पॉइंट बी पर मुझे इन सभी एलिमेंट्स की वजह से क्या करनी होगी? ऐड। एक की वजह से निकाल लिया इन छोटे, और होगी क्या पॉइंट बी पर? सभी छोटे छोटे एलिमेंट की वजह से। जब ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर वेरी लार्ज, तब समेशन रिड्यूसेस टू इंटीग्रल। तब क्या करूंगा मैं? इस छोटे से एलिमेंट की वजह से निकाल के उसको क्या कर दूंगा? इंटीग्रेट। क्या कर दूंगा? इंटीग्रेट। तो मेरा टास्क क्या है? एक छोटे से एलिमेंट की वजह से निकल जाए, बस इस छोटे एलिमेंट की वजह से। एक बार इसकी वजह से निकल गया तो काम हो गया बस। तो बायोट-सावर्ट लॉ ने वो काम आसान कर दिया। उसने क्या कहा? देखो फिर वही एक्सपेरिमेंटल लॉ है, इससे आगे हम एप्लीकेशन पार्ट डिराइव करेंगे। दिस इज एन एक्सपेरिमेंटल। उसने क्या कहा? जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी ना पॉइंट पी पर ड्यू टू दिस लेंथ एलिमेंट, मैं डिनोट करता हूं डीबी से। बी से लिखते हैं बट ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट है तो डीबी। और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? करंट एलिमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। आइडिया। वो साइन थीटा की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। और साइन थीटा कौन सा एंगल होगा? वो एंगल जो इस पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर, पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर, दिस आर इज द डिस्टेंस। इस आर को आप ऐसे लिख सकते हो, आर क्या, ये एक पोजीशन वेक्टर बन गया ना इस डायरेक्शन में। तो वेक्टर को कैसे लिखते हो? मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन यूनिट वेक्टर। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है? आर। तो इसमें मैंने कहा था डिस्टेंस कितनी है? तो साइन थीटा किसके बीच में एंगल? करंट एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर के बीच में, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर स्क्वायर। आपको पता भी है ये पॉइंट अगर ज्यादा दूर हो जाए तो फील्ड की स्ट्रेंथ वीक हो जाएगी। मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाऊंगा पॉइंट बी का, फील्ड स्ट्रेंथ विल बी वीकर देन अर्लियर केस। तो आर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। पता है, पूरे फिजिक्स का रूल है। क्लब कर दो इक्वेशंस को। आइडियल साइन थीटा अपॉन प्रोपोर्शनलिटी आते हैं, कांस्टेंट आता है। यहां पर क्या आएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तभी आएगा जब हमने ये, और ये सारा सिस्टम मैंने कहां रखा था? वैक्यूम में रखा था। क्या रखा था? वैक्यूम। हम वैक्यूम से स्टार्ट करते हैं, मीडियम स्टेट के बाद में करते हैं, जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैट में किया था। ठीक है। म्यू नोट क्या है? म्यू नोट आपके लिए नया हुआ, जैसे एप्सिलॉन नोट आया था। म्यू नोट होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इस पूरी की वैल्यू क्या होती है? ये आपको याद रखनी है। 10⁻⁷ टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स।
वैल्यू याद रखनी है, यूनिट्स देख लीजिए कैसे आई। इसकी निकालनी है आपको, इसकी, इसको क्रॉस करोगे, पहले क्या देखो, डीएल लेंथ है, नीचे डिस्टेंस लेंथ है, ऊपर मीटर नीचे मीटर स्क्वायर, कट हो गया, 1 मीटर बचा, मीटर को क्रॉस कर दो, तो टेस्ला मीटर एम्पियर नीचे जाएगा, करंट के एम्पियर में, ठीक है, टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। तो ये आपका है, यही आपका। अब हम इसको थोड़ा सा वेक्टर फॉर्म में कर लेते हैं। ये आपका बायोट सेवट लो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आंसर, बस छोटे से याद है, आई डीएल साइन थीटा बोला, ठीक है, ठीक है। अब वेक्टर फॉर्म में चलते हैं, थोड़ा सा वेक्टर फॉर्म में भी लिख लें, बाकी हम यूज स्केलर फॉर्म ही करेंगे। क्या मैं dl इंटू 1 लिख सकता हूँ ना? लिख सकता हूँ। 1 को क्या मैं यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 ए बी साइन थीटा, आपको याद आ रहा है, ए बी साइन थीटा, ए क्रॉस बी वेक्टर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, क्या इसको मैं डीएल वेक्टर क्रॉस आर कैप वेक्टर नहीं लिख सकता? ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। यूनिट वेक्टर क्या लिख सकते हो? वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। छोटी क्लासेस में सीखा ही ना, तो आपने नीचे एक और आर आएगा तो आर क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर क्यूब। क्या हो जाएगा? आर क्यूब। जी है आपकी वेक्टर फॉर्म। ये क्या है? आपकी वेक्टर फॉर्म। एक इसी एप्लीकेशन है वो कर लेते हैं आज इस वीडियो में। मोस्ट इंपोर्टेंट एप्लीकेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट। एवरी एप्लीकेशन इज वेरी इंपोर्टेंट। बायोट राइट सेल इज वेरी इंपोर्टेंट। But now physics में if you want to get marks, if you want to get good marks, you need to work very very hard। एक मार्क्स के लिए यहाँ खूब मेहनत होती है। एक मार्क्स के लिए, एक मार्क्स के लिए स्टडी यहाँ पर युद्ध लड़ना पड़ता है, एक मार्क्स के लिए। अब फर्स्ट एप्लीकेशन, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर। एक स्ट्रेट कंडक्टर है आपके पास, एक स्ट्रेट कंडक्टर है आपके पास, ऑफ कैरिंग करंट इन अपवर्ड डायरेक्शन, ऑफ लेंथ एल, ऑफ लेंथ, ठीक है। आपको इस कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है एट पॉइंट पी, विच इज एट ए डिस्टेंस ए। आपको ये गिवन है, केवल पी पॉइंट पर फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है ड्यू टू दिस कंप्लीट वायर ऑफ लेंथ एल कैरिंग करंट आई इन अपवर्ड डायरेक्शन। आपको पता है पी पॉइंट पे जो मुझे एक्सप्रेशन चाहिए बी का, वो किसकी टर्म में होना चाहिए? आई, ए और एल। और ये भी गिवन है, कंडक्टर का रखा है, वैक्यूम में रखा है, कहां रखा है? केवल जो क्वेश्चंस में गिवन है उनकी टर्म में आना चाहिए आपका एक्सप्रेशन, अपनी तरफ से नहीं, तो यूनिक आंसर होना चाहिए। क्या कर लें? क्या है अपना कॉन्सेप्ट? बायोट सेवट लो। बायोट सेवट लो की हेल्प से एक छोटा सा एलिमेंट की वजह से निकाल लेंगे पॉइंट पी पर, और पूरे की वजह से निकालने के लिए क्या कर देंगे? इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो पहले छोटे से एलिमेंट की वजह से निकाल लें, और ये जो पॉइंट पी है ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए पर है, बट ये नहीं है पर, ये बाइसेक्टर पर नहीं है, बाइसेक्टर पर है। ये नहीं है कि ऊपर l/2 है, नीचे भी l/2 है, ठीक है। चलो मैं एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट ले लेता हूं। This is L. This is L. Up to here, this is L. And this is DL. This is D. ठीक है? This angle is theta.
This angle is theta. And this angle is suppose phi. This angle is suppose phi. And this angle is d phi. This angle is d phi. मैं वो डायग्राम दोबारा से बना लेता हूँ, कहीं आपको वीडियो में प्रॉब्लम ना आए। मैं डायग्राम बड़ा सा बना लेता हूँ। कंप्लीट की लेंथ एल है, आपको बताइए करते हैं। थोड़ा सा मैग्नीफाई कर दिया है। पॉइंट पी है, डिस्टेंस ई है, दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज फाई, दिस एंगल इज 90, ये एंगल डी फाई, ये यहां से मीटर इस पॉइंट से, ये तो छोटा सा एंगल है, एंड दिस डिस्टेंस इज आर। जैसे मैंने वैसे ही वेरिएबल ली है जैसे मैंने डेरिवेशन में माने थे। उस करंट एलिमेंट का पॉइंट पी से डिस्टेंस हमने आर माना था, जो पोजीशन वेक्टर आर था, उसका मैग्नीट्यूड आर लिया। पोजीशन वेक्टर इसके साथ करंट एलिमेंट का थीटा एंगल, मैंने बिल्कुल वही लिया ताकि प्रॉब्लम ना हो। पॉइंट पी पे निकालते हैं सीधा मैग्नेटिक डिस्टेंस, क्या कहता है वो, न्यूटन 0.45 पाई डी sin थीटा। अब प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम है वेरिएबल्स की वजह से। आपको हमें क्या करना होता है, हमने अभी तक यहां पे हमें एक सिंगल वेरिएबल में लेकर आना होता है ताकि मैं इंटीग्रेट कर सकूं उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। यहां पर ये देखो, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर मैं करंट एलिमेंट को और ऊपर लूं, है कॉन्सेप्ट क्या, अगर मैं ये करंट एलिमेंट ऊपर लूंगा तो ये आर और कम चेंज हो जाएगा। आर भी खुद में एक वेरिएबल है, थीटा उस करंट एलिमेंट के लिए चेंज अलग हो जाएगा थीटा, और फाई भी वेरिएबल हो जाएगा। 3 वेरिएबल हो गए, आर और ये एल भी वेरिएबल हो गया, इतने वेरिएबल्स हो गए। सॉल्यूशन क्या है इसका, सभी वेरिएबल्स को उस वेरिएबल की टर्म में एक्सप्रेस कर दो जिसकी लिमिट्स हमें पता है। हमें फाई की लिमिट्स पता लग सकती है। फाई की देखो, ये इसका एक्सट्रीम टॉप है, ये इसका बॉटम टॉप है। क्या इससे इस एंगल की नॉलेज नहीं हो सकती है? सपोज दिस एंगल इज 5 और ये नीचे वाला ये पूरा एंगल, दिस एंगल इज 5, तो मैं सारे वेरिएबल्स को किसकी टर्म में ले आऊंगा, फाई की टर्म में, और इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में करूंगा, विद रिस्पेक्ट टू फाई, क्योंकि फाई के लिमिट्स पता लग जाएंगी, ऊपर वाली 5 2, नीचे वाली 5 1, पूरा एंगल। ठीक है, मैं फिर बता देता हूं। देयर आर नंबर ऑफ वेरिएबल्स whose limits are not known, so we would like to express these variables in terms of a variable whose limits are known to us. That variable is phi, so it's better to convert all the variables in terms of phi and integrate with respect to phi between its mentioned limits. ठीक है, तो चलो जी, है थीटा को फाई की टर्म में लाओ। इस ट्रायंगल में ओ ए पॉइंट का कुछ भी नाम रख दो, एंगल से प्रॉपर्टी लगाओ। एंगल से प्रॉपर्टी नई क्लास में आ जाती है, अब ये भी नहीं आती तो फिर कुछ नहीं आता, फिर कुछ नहीं पढ़ाएगी इसका मतलब छोटी क्लास में। हमें क्या चाहिए, थीटा चाहिए 90 - 5। क्या क्या मैंने 90 को यहाँ लाया, 5 को यहाँ लाया, सेकंड एक तो आ गया। चलो एल चाहिए, डीएल वो इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करके लाओ। इस ट्रायंगल में फाई के सामने ये परपेंडिकुलर, फाई के लिए ये परपेंडिकुलर, और ए शुरू में कहा था, ए पता है मुझे, ए इज नोन। उसने क्वेश्चन में ये कहा था ए आई पता थे मुझे बस। तो क्या एल अपॉन ए tan फाई बन गया। पाकिस्तान भूखा प्यासा जहां पे टीचर ने बताया हुआ है, पंडित बद्री प्रसाद हरार कॉलेज से चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हर चीज उसी बेसिक लेवल पे आकर नहीं है, 1 मिनट के लिए बताई जा सकती, मैंने बता दिया आपको। आगे ना एल ए पता है, फाई की टर्म में लाना है, फाई का वेरिएबल है डीएल, ये तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आपको टीचर ने बता दिया छोटी क्लासेस में, 11th में। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता, डिफरेंशिएशन नहीं होता, इनटू tan फाई का होगा secant स्क्वायर फाई, और नहीं याद है तो याद कर लीजिए डी फाई। लो डीएल भी आ गया, थीटा का जुगाड़ भी बैठ गया, आर रह गया।
हाँ, उसी फाई के लिए है। मैं ये ट्रायंगल ही निकाल देता हूँ आपके लिए एक बार। ओ ए पी, ये था एल, ये था ए, ये था आर। फाई के सामने परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, इस फाई के लिए हाइपोटेन्यूज। तो मुझे क्या चाहिए? आर। पता क्या है मुझे? ए। ऐसे ही करते थे ना 10th क्लास में। क्या बन गया ये क्या बन गया? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का कोस बनता है, उसका उल्टा बन गया सेकंड। इक्वेशन 4 क्या करते हैं? रब करते हैं यहां से, क्योंकि मैं सभी वैल्यूज को यहां पुट करने वाला हूं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल ए सेकंड स्क्वायर 5 डी साइन। अब अच्छे ट्रायंगल रब कर रहा हूं, स्पेस नहीं लगा। साइन थीटा, ऐसे में थीटा रब नहीं किया था, थीटा 90 माइनस फाइव। अब कर देता हूँ, चलो यूज हो गया। आर, ये सब यूज हो चुका है, रब कर रहा हूँ ऐसे। आर बच्चों, आर ए सेकेंड 5 का स्क्वायर। बच्चों थोड़ा सा मैथमेटिक्स, मैं कह रहा हूँ फिजिक्स के मार्क्स लेने के लिए मेहनत चाहिए, घबराना मत, मेहनत करना रेगुलर। साइन 90 माइनस 5 कोस 5, नीचे क्या है? ए स्क्वायर सेक्स स्क्वायर 5। ए से कटा ए, ओ नाइस, सेक्स स्क्वायर से कटा सेक्स स्क्वायर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कोस 5 आगे लिखते हैं, डी 5 आ गया ना। देखो केवल 5 की टर्म में अपन ये नहीं बेटा, ये भी है आगे ना। मैंने कहा आई और ए मेरे नोन है, और 5 मेरा वेरिएबल था 5। अब मैं क्या कर दूंगा? ये किसकी वजह से निकाला है? छोटे से एलिमेंट की, पूरे के निकालेंगे दोनों तरफ क्या करते हैं? इंटीग्रेट विद इन लिमिट्स। 5 की लिमिट अब मैं सारा रब कर देता हूं आपको 5 की लिमिट निकालने के लिए। लिमिट होता है कहां से वो स्टार्ट हुआ? ये एंगल 5 है और ये ऊपर एंगल 5। एक्स एक्सिस से नीचे के एंगल नेगेटिव लिए जाते हैं, मैथमेटिक्स वाले बच्चों को पता है, 11th क्लास में सीखा है ट्रिगोनोमेट्री। तो -5 ऊपर 5, ये अपना कॉमन निकाल लो, कांस्टेंट्स बाहर आते हैं, पता है 5 से 5 cos 5 d5, cos 5 d5 है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, cos का इंटीग्रेशन होता है sin 5। क्या होता है? माइनस, नीचे में लोअर लिमिट, अब लिमिट पुट कर देते हैं और आंसर आ जाएगा। कैसे पुट करते हैं लिमिट? एक बार अपर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, प्लस हो जाएगा। ये आ गया कंप्लीट एक्सप्रेशन, ये आ गया आपका कंप्लीट एक्सप्रेशन। ये टिप्स पे याद होना चाहिए आपको, टिप्स पे याद है होना चाहिए। स्पेशल केस करते हैं। अब ये कंडक्टर था एल लेंथ का, अगर ये कंडक्टर, चलो मैंने ये कहा था ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में नहीं था, अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होता तो ये क्या रहता? ऊपर वाला डिस्टेंस भी l/2 हो जाता और नीचे वाला डिस्टेंस कितना होता? l/2। तो ये sin phi2 की वैल्यू आप निकाल के पुट कर देना, sin phi। एक केस हो गया। अब सेकंड केस करते हैं। अगर कंडक्टर इनफाइनाइट लेंथ का हो जाए, इनफाइनाइट, तो क्या होगा? देखो अगर ये कंडक्टर और बड़ा हो जाए तो क्या ये phi2 और बड़ा हो जाएगा? और बड़ा हो जाए phi2 और, इन जैसे जैसे ये लेंथ बढ़ती जाएगी ना phi2 और बड़ा होता जाएगा, phi1 भी बड़ा होता है। In the limiting case, when the length of the conductor approaches to infinity, in that case phi2 and phi1 will approach to infinity. Sorry 90. जब ये लेंथ और बड़ी बड़ी होती जाएगी तो phi1 और phi2 लगभग 90 डिग्री को अप्रोच करने लगेंगे।
तो फाई 1 भी हो जाएगा अप्रोक्सीमेट 90 और फाई 2 भी 90। तो क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन p इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई sin 90 प्लस sin 90 कितना होता है 1 प्लस 1 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन 3। ये एक्सप्रेशन किस पे होना चाहिए ड्यू टू इनफाइनाइट कंडक्टर। अगर क्या हो एक इसमें और क्या जाता है, अगर पॉइंट अगर कंडक्टर सेमी इनफाइनाइट लेंथ का हो, सेमी इनफाइनाइट, और पॉइंट एक सेमी इनफाइनाइट होगा जो एक तरफ से तो होगा लंबा, बहुत लंबा जिसका पता ही नहीं है लंबाई का, और दूसरी तरफ से डिफाइंड होगा। मान लो यहां से तो इसका पता है, जैसे आपकी रे होती है जिसका इनिशियल पॉइंट होता है फाइनल नहीं होता, ऊपर बहुत बहुत लंबा, तब फाई 1 नीचे वाला एंगल तो हो जाएगा 0 और ऊपर वाला एंगल हो जाएगा 90। फिर पुट कर दो जनरल एक्सप्रेशन मिलेगा, तो sin 90 प्लस sin 0 0 91 1 प्लस 0 1, तब आएगा एक्सप्रेशन। दिस इज ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट, दिस इज ड्यू टू फाइनाइट। ठीक है, आज इतना ही रखेंगे इस वीडियो में। नेक्स्ट टाइम मैं और अच्छी वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। वीडियो पसंद आया तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, लाइक करने में कुछ भी नहीं जाता, बस एक बार उसको प्रेस करना होता है और मेरे लिए बूस्ट का काम करता है। और चैनल में फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और पसंद आया तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।